नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं हूं मानसी। जब लगातार आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी द्वारा अडानी समूह का पक्ष लिया है, तो भाजपा ने भी कांग्रेस के शासन में अडानी समूह का पक्ष लेने का मुद्दा उठाने का फैसला किया है। ये पूरा मामला क्या है, देखते इस रिपोर्ट में। बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया है कि केरल की कांग्रेस सरकार ने अडानी ग्रुप को विजिंगम पोर्ट थाली में दे दिया था। कांग्रेस ने यह फैसला बिना किसी तरह का टेंडर जारी किए लिया। इसके अलावा अडानी की कंपनी को राजस्थान में सोलर पावर प्रोजेक्ट दिया गया है। निर्मला ने आरोप लगाया है कि अगर कोई दुराचार हो रहा है तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में हो रहा है। राहुल गांधी इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। बीजेपी के इन हमलों ने बीजेपी नेताओं को ही हैरानी में डाल दिया है। यह इस बात का संकेत है कि अडानी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भाजपा मोदी को बचाने के लिए अडानी को शामिल करने से नहीं हिचकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की मांगों के कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा शाम की चाय पार्टी का बहिष्कार करने की आलोचना की जा रही है। अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की मांगों को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा शाम की चाय पार्टी का बहिष्कार करने की आलोचना की जा रही है। आलोचना हो रही है कि विपक्ष अध्यक्ष पद की गरिमा नहीं बनाए रख पा रहा है और संवैधानिक संस्था की गरिमा बनाए रखने में भी राजनीति घुसपैठ कर रही है। हंगामे के कारण संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन भी बाधित होने के बाद राज्यसभा और लोकसभा को अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के मौजूदा सत्र की पिछली 14 बैठकों के दौरान अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग और संसद में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ था। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसदों ने भी हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही एक भी दिन नहीं चल सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता का कोई नाम नहीं है। इससे चर्चा है कि बीजेपी केसीआर से डरती है। देखते अंदर की बात की रिपोर्ट में। प्रवर्तन निदेशालय में दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता का कोई नाम नहीं है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बांदी संजय को जेल भेजने की केसीआर की चाल रंग लाई है। चार्जशीट में पंजाब शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा, वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा और राजेश जोशी समेत 5 कंपनियों के नाम हैं। राजेश जोशी रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। उन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया। ईडी ने पिछले महीने कविता से पूछताछ की थी। कविता से हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों के बारे में पूछताछ की गई। पिल्लई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पिल्लई साउथ के शराब लॉबी के प्रमुख माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर शाह ने क्या कही चुनाव लक्षी बड़ी बातें, देखते इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने इस बार फिर एक बार 300 सीटों से पार का नारा दिया। उन्होंने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनने जा रही है। 2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर सपा, बसपा, कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। 14 के बाद 17 के चुनाव में भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था। तब आया, तब रिकॉर्ड ब्रेक 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 19 का चुनाव आया, उसमें भी आपने सपा, बसपा, कांग्रेस सब एकत्रित थे। सबको हराकर फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद 22 का चुनाव आया,
योगी जी को फिर से आपने मुख्यमंत्री बनाया। अब यूपी वालों में पूछने आया हूं, अब 24 का चुनाव है, मुझे बताओ 24 में यूपी क्या करेगा? जरा जोर से बोलिए, क्या करेगा भाई? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है ये मोदी के जो नारे लगे ना, ये सिर्फ गोस्वामी नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश देने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि जितनी बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी या किसी और ने पीएम मोदी को गाली दी है, तो जनता ने इन गालियों के कीचड़ में कमल को और मजबूती से खिलाया है। यह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं, बल्कि आपका परिवार खतरे में है। आपने इस लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नाखूनों में घेर कर रखा था। शाह ने यूपी की जनता से अपील करते हुए कहा कि जैसे 2014 में सपा, बसपा और कांग्रेस को दरकिनार कर कमल खिलाया था, ऐसे ही 2024 में करना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की राह पर चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या अब तक की सबसे कम है। दिलबाग के इस दावे की लोग पब्लिसिटी स्टंट बताकर आलोचना कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की कुल गिनती की? क्या कश्मीर में से आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ? देखते इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या अब तक की सबसे कम है। कुछ लोग मजाक भी कर रहे हैं कि दिलबाग ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की जनगणना कराई है या ऐसा दावा कर रहा है। दिलबाग ने यह भी कोई आंकड़ा नहीं दिया कि जम्मू कश्मीर में कितने आतंकवादी सक्रिय है। इससे उनके दावे की सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं। दिलबाग ने स्वीकार किया कि कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कम जरूर हुआ है। आतंकी संगठनों और आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में बाकी आतंकियों को जल्दी दबोच लिया जाएगा। जो नहीं पकड़े जाएंगे उन्हें एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। दिलबाग ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के कई युवा आतंकवाद छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सिंधु जल संधि में संशोधन को लेकर भारत की तरफ से भेजे गए नोटिस से पाकिस्तान परेशान है। भारत की तरफ से ये नोटिस जनवरी में भेजा गया था। इस नोटिस के भेजे जाने के बाद शुरू में पाकिस्तान ने कोई भी बात न करने की अकड़ दिखाई, लेकिन अब पाकिस्तान बातचीत करने को तैयार है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की वार्ता के बाद सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब उसी संधि को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर एक बड़ा नहर बनवाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे में पंजाब को विभाजित किया गया और उसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान को मिल गया। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी समीक्षा के लिए भारत को जवाब भी दे चुका है। नोटिस में भारत ने ये कहा था कि 2017 से 2022 के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों में से किसी में भी अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवाई। अब मजबूरन भारत को नोटिस जारी करना पड़ा है। भारत ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और चिनाब नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं पर विवादों को हल करने में पाकिस्तान की हठधर्मिता का हवाला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अच्छी खबर है, देश में जल्दी CNG और PNG की कीमत में कमी हो गई है। मोदी कैबिनेट ने डोमेस्टिक गैस की कीमतें तय करने के लिए एक नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। इसके तहत घरेलू गैस की कीमतों को मौजूदा रेट से 24% कम कैप के साथ क्रूड ऑयल के साथ जोड़ा जाएगा। अब तक सरकार हर 6 महीने यानी 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को प्राकृतिक गैस की कीमतें तय करती थी। ये कीमतें अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे गैस सरप्लस देशों में चल रहे रेट के आधार पर तय किया जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब ONGC और ऑयल इंडिया के लेगेसी फील्ड से निकलने वाली गैस की कीमत इंडियन बास्केट के मंथली एवरेज का 10% होगी। गैस के लिए आधार मूल्य यानी फ्लोर प्राइस $4 प्रति MMBTU और अधिकतम मूल्य $6.5 प्रति MMBTU होगा। इसकी मौजूदा कीमत $8.57 प्रति यूनिट है। डोमेस्टिक गैस को CNG में भी बदला जाता है और PNG यानी रसोई गैस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नई पॉलिसी लागू कर दी गई है। नए फॉर्मूले में दिल्ली के CNG और
पीएनजी की कीमत में प्रति यूनिट 6 रुपए की कमी आने की उम्मीद है। वहीं मुंबई के उपभोक्ताओं को सीएनजी पर और पीएनजी पर हर एक यूनिट पर उनके 5 रुपए बचेंगे। बेंगलुरु में कस्टमर्स को सीएनजी और पीएनजी अब 6 रुपए सस्ती पड़ेगी। इसी तरह दूसरे शहरों के निवासियों को भी फायदा होगा, लेकिन यह फायदा लोकल टैक्स या डोमेस्टिक गैस के शेयर के आधार पर अलग अलग होगी। गैस की कीमत अब हर महीने नोटिफाई की जाएगी। इसका फायदा पीएनजी, सीएनजी और फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी होगा। इससे आम घरेलू उपभोक्ता से लेकर किसानों और गाड़ी चलाने वालों को भी लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तेल की कीमतों में हाल के दिनों में हुई बढ़त के चलते ब्राजीलियन और भारतीय चीनी मिलें इथेनॉल बनाने में गन्ने का उपयोग बढ़ा सकती है। इससे चीनी का उत्पादन घट सकता है। इस आशंका के चलते भी चीनी के भाव में बढ़त देखने को मिल सकती है। न्यूयॉर्क में शुगर का भाव 6 साल के नए हाई लेवल पर पहुंच गया है। भारत से शुगर के सीमित निर्यात की संभावनाओं के चलते ग्लोबल मार्केट में चीनी की आपूर्ति घटने का डर पैदा कर दिया है। इसके चलते ग्लोबल मार्केट में चीनी के भाव में जोरदार उछाल देखने को मिला है। भारत में चीनी का उत्पादन घटने के साथ पाकिस्तान और थाईलैंड सहित दूसरे देशों से कम आपूर्ति की चिंताओं के कारण इस सप्ताह कच्ची चीनी के भाव में 5% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ये भी जाना जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में हाल के दिनों में बढ़त हुई, उसके चलते ब्राजीलियन और भारतीय चीनी मिलें इथेनॉल बनाने में गन्ने का उपयोग बढ़ा सकती है। इससे चीनी का उत्पाद घट सकता है। इस आशंका के चलते भी चीनी के भाव में बढ़त देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्रंप को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हम इस मामले में नजर बनाए रखे हुए हैं। हाल ही में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर अमेरिका ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। अमेरिका भारत समेत दुनिया के कई देशों के अंदरूनी मामलों में बयानबाजी करता रहता है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आई थी। तभी इस बार भारत ने अमेरिका को उसी भाषा में जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने ट्रंप के इस कानूनी मामले पर गौर किया है। इससे जुड़े घटनाक्रमों पर हमारी नजर है। यह मामला पूरी तरह से अमेरिकी अदालत के अधीन है और अमेरिकी कानून के अनुरूप इस पर आगे कार्रवाई हो। ऐसा पहली बार नहीं जब भारत की ओर से अमेरिका या यूरोप को करारा जवाब मिला है। इससे पहले जब अमेरिका और जर्मनी की ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर प्रतिक्रिया आई थी, तो भी भारत की ओर से उन्हें जवाब दिया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने को लेकर अमेरिका की ओर से कहा गया था कि भारतीय अदालतों में चल रहे राहुल गांधी के मामलों पर हमारी नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था, कानून और न्याय की स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। भारतीय अदालतों में चल रहे राहुल गांधी के मामलों पर हमारी नजर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पॉर्न स्टार को सीक्रेट तौर पर पेमेंट देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वह अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति है जिन पर आपराधिक मामला चलाया जा रहा है। ट्रंप पर आरोप है कि पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की सीक्रेट पेमेंट किया। मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2016 राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुनाव नियमों का उल्लंघन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन 2 दिन 7 और 8 अप्रैल को भारत यात्रा पर है। दोनों ही देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हो गए। उस लिहाज से ये दौरा काफी अहम है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन 2 दिन 7 और 8 अप्रैल को भारत यात्रा पर है। पिछले 2 दशक में दक्षिण कोरिया भारत के महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर उभरा है। दोनों ही देशों के बीच बहुआयामी संबंध रहे हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन के भारत दौरे से द्विपक्षीय साझेदारी में और प्रगाढ़ता आएगी। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विशेष सामरिक साझेदारी का दर्जा हासिल है। इससे पहले जनवरी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन के साथ टेलीफोनिक बातचीत की थी। इस दौरान दोनों के बीच में कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के बारे में बातचीत हुई थी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और दक्षिण कोरिया के साझा हित जुड़े हैं। मार्च 2012 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरिया की यात्रा की, जिसमें दोनों देशों के बीच वीजा सरलीकरण समझौता हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। आईएमएफ ने साल 2030 के लिए वैश्विक ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। आईएमएफ ने कहा कि साल 2030 में ग्लोबल ग्रोथ रेट के 3% से भी कम रहने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने गरीबी और भुखमरी बढ़ने की भी आशंका जताई। क्या साल 2030 खतरनाक रहने वाला है? क्या इस साल दुनिया में गरीबी और भूखमरी बढ़ने का खतरा है? जी हां, आईएमएफ ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। आईएमएफ ने साल 2023 के लिए ग्लोबल ग्रोथ रेट का अनुमान भी घटा दिया है। ग्लोबल ग्रोथ रेट पिछले साल के 3.4% था, जो इस वर्ष 3% से भी कम रहने की आशंका जताई है। हालांकि आईएमएफ के अनुसार ग्लोबल ग्रोथ रेट में गिरावट एक गंभीर झटका होगा,
जिससे कम आय वाले देशों के लिए कठिनाई और भी बढ़ जाएगी। वैश्विक वृद्धि के सुस्त पड़ने से गरीबी और भूखमरी बढ़ सकती है, जो कोविड संकट के कारण पहले से ही चुनौती बनी हुई है। अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। साथ ही इस समय कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज संकट भी छाया हुआ है। पाकिस्तान भी इनमें से एक है। कर्ज के बोझ के चलते ये देश ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आईएमएफ के द्वारा वैश्विक ग्रोथ रेट का घटाया हुआ अनुमान समग्र विश्व की चिंताएं और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी मिलिट्री से जुड़े अमेरिका और नाटो के क्लासिफाइड वॉर डॉक्यूमेंट्स हाल ही में सोशल मीडिया पर लीक हो गए हैं। बाइडेन सरकार ने इसकी जानकारी दी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर और टेलीग्राम पर यह वॉर प्लान लीक हुआ था। इन प्लेटफॉर्म्स के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स रूस के रहने वाले हैं। अब पेंटागन ने इस लीक को लेकर जांच शुरू कर दी है। ये डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचे, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि रूस के कई सरकारी मीडिया चैनल्स पर इसकी स्लाइड्स शेयर की जा रही है। अमेरिकी मिलिट्री विशेषज्ञों के मुताबिक लीक होने वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कई बदलाव भी नजर आए। इसमें जंग में मारे यूक्रेनी लोगों के आंकड़े बढ़े हुए थे, तो वही रूसी सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया था। विशेषज्ञों ने कहा कि यह बदलाव रूस द्वारा गलत जानकारी फैलाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मौजूद वेपन डिलीवरी, सैन्य ताकत और दूसरी खुफिया जानकारी से जुड़ी तस्वीरों का लीक होना अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के सिक्योरिटी सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। बाइडेन सरकार लगातार इन डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।